हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं आर्थिक परिदृश्य के बारे में। ठीक है। और जैसा कि आपको बताएं, ये जो है आई दृष्टि की घटना चक्र की मैगजीन है। ठीक है ना, करेंट अफेयर वाली। जो अगर हम बात करें कि करेंट अफेयर की बेस्ट मैगजीन कौन है, तो मैं कहूँगा आई दृष्टि घटना चक्र मैगजीन है। मार्केट में आने के बाद ये ऐसे गायब हो जाती है जैसे कभी आई नहीं। ठीक है। इसी मैगजीन से हम कवर कराने वाले हैं। ये नेक्स्ट वीडियो है आर्थिक परिदृश्य। ठीक है। इससे पहले कई एक वीडियो आ चुकी हैं, तो प्लीज़ प्ले लिस्ट में जाके आप उन्हें देख सकते हैं। कोई भी इधर उधर की बात नहीं हो, केवल केवल और केवल कंटेंट पे हम बात करने वाले हैं। ठीक। इससे पहले हम शुरुआत करें, एक आपसे रिक्वेस्ट है छोटी सी कि अगर वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ वीडियो में एक फीडबैक अवश्य दें, और इसके साथ चैनल पे अगर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि इस चैनल पे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्टडी मटेरियल उपलब्ध होगा आपके आने वाले प्रत्येक एग्जाम के लिए। जैसे आरओ की बात करें, एआरओ की बात करें, या इसके साथ जो है आपको बताया कि वीडियो का जो री एग्ज़ाम होने वाला है, और इसके साथ जो है वीडियो का न्यू वैकेंसी आ गई है। ठीक है ना। इन सभी एग्ज़ाम के लिए चैनल पे बहुत ज़्यादा बहुत मस्त कंटेंट पड़ा है, आप प्लीज़ ज़रूर देखें। और ये करेंट अफेयर की वीडियो की बात करें तो ये तो एक तरह से गोल्डन है। ठीक। अब हम बात कर लेते हैं सीधे यहाँ पर राजकोषीय घटनाक्रम के बारे में, और सबसे पहले हम बात करेंगे विदेशी व्यापार नीति 2023 के बारे में। ठीक है। विदेश व्यापार नीति 2023 के बारे में, और यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि वर्ष 2030 तक जो भारतीय निर्यात को $2 ट्रिलियन करने तक की संभावना व्यक्त की गई है। ठीक। और वहीं अगर हम बात करें तो यहाँ छूट के बारे में बात की गई है। ठीक है। एंड नेक्स्ट बात करें, और इसमें कहा गया है कि इस नीति के तहत, ठीक है ना, टाउन्स ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस स्कीम के माध्यम से जो नए शहरें तथा स्टेट्स होल्डर स्कीम के माध्यम से निर्यातकों को सम्मानित करने का भी प्रावधान किया गया। ठीक। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, इसमें जो है 4 शहरों को शामिल किया गया है। ठीक है। इसमें फरीदाबाद है हरियाणा, मिर्ज़ापुर, मुरादाबाद, और ये आपका वाराणसी। ठीक है ना। तो एक शहर जो है आपका हरियाणा से शामिल है, और 3 शहर जो हैं आपके यूपी से शामिल किए गए हैं। ये इम्पोर्टेंट है यूपी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम देखें, इसमें पूछ सकता है कि जो आर्थिक नई नीति है, ठीक है ना, इसमें यूपी के कितने शहरों को शामिल किया गया है, या ऐसे पूछ सकता है कि टोटल कितने शहर हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे 4 शहर हैं, जिनमें से 3 शहर आपके यूपी के हैं, और एक शहर आपका फरीदाबाद हरियाणा का। ठीक। यूपी के कौन से शहर है? मिर्ज़ापुर है, मुरादाबाद है, और एक आपका वाराणसी है। ठीक। एंड अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट। इसमें आगे यहाँ पे कह रहा है को विद्यमान 39 शहरों के अतिरिक्त जो है निर्यात उत्कृष्टता शहर के रूप में निर्दिष्ट किया गया है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है। कहीं ना कहीं 100% नहीं, 110% ये क्वेश्चन टपकेगा। अगर हम आरओ की बात करें या फिर वीडियो की बात करें, ठीक है ना, या फिर वीडियो री एग्जाम की बात करें, किसी में भी एक क्वेश्चन यहाँ से 100% टपकेगा। और आप ये लिख के ले लो। पीएम मित्र पार्क, ठीक है ना, 17 मार्च 2023 को जो टेक्सटाइल उद्योग के लिए 7 पीएम मित्र पार्क को स्थापित करने की घोषणा की गई है। इसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है? पीएम मित्र की फुल फॉर्म, ठीक है ना, ये आप प्लीज़ याद कर लेना। इसका नाम पीएम का तो पता ही है आपको, प्रधानमंत्री। ठीक है। अब मित्र की यहाँ देख लेते हैं, मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन्स एंड अपैरल। ठीक है। एक बार दोबारा, मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन्स एंड अपैरल। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम बात करेंगे ये, इसमें जो कौन कौन से शहर हैं, सॉरी कौन कौन से स्टेट हैं जिसमें पीएम मेगा मित्र पार्क की स्थापना की जाएगी। ठीक है। इसमें आपका तमिलनाडु है, तेलंगाना है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, और आपका उत्तर प्रदेश है। तो टोटल जो स्टेट है वो 7 है। ठीक है ना। और इसमें आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपका यूपी। ठीक है ना, यूपी को भी इसमें शामिल किया गया है। इन पार्कों के माध्यम से लगभग 7,000 करोड़ का निवेश किया जाएगा, और इसके साथ जो लगभग 20 लाख रोजगार सृजन की कल्पना की गई है। ठीक है ना, 20 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा, और इसमें कुल 70,000 करोड़ है। ये मैं गलत डेटा पड़ गया, ये करीब 70,000 करोड़ 70,000 करोड़ का निवेश किया गया। ठीक। इसमें अब बात कर लेते हैं पीएम मित्र प्रधानमंत्री में के जो 5 ऐप क्या है, 5 ऐप विजन से प्रेरित है। ठीक। अब 5 ऐप से तात्पर्य है फर्म टू
फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन, ठीक। इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं हम उसी को डिस्कस करने वाले हैं, एक्स्ट्रा फैक्ट को हम डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पे बात की गई है भारत का विदेशी ऋण, ये दिसंबर 2000 अंत तक 2022 की, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, सितंबर अंत 2022 की तुलना की जाए की तुलना में 7.3 बिलियन डॉलर अधिक है, ठीक है ना। और ये जो है ये आपका है दिसंबर अंत तक। दिसंबर अंत 2022 में भारत का विदेशी ऋण 613.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, ठीक है। 613.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, ये आप इम्पोर्टेंट है, ये आप याद करके रख लेना। और 22 की तुलना में अगर हम बात करें तो ये करीब 7.3 बिलियन डॉलर अधिक है, ठीक है ना। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। अब हम बात करने वाले हैं केंद्रीय बजट 2023-24 के बारे में, ठीक है ना। तो 1 फरवरी 2023 को सभी को पता है का बजट पेश किया जाता है और वित्त मंत्री के द्वारा किया जाता है। और अभी वर्तमान में हमारी वित्त मंत्री कौन है, श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, ठीक। और इनके द्वारा जो है संसद में प्रस्तुत किया गया था 45.03 लाख करोड़ रुपए का प्रस्तुत किया गया था बजट। ये डाटा इम्पोर्टेंट है, 45 लाख करोड़ का जो है बजट पेश किया गया था, जो है 21वीं सदी के नए दशक का 21वीं सदी के नए दशक का तीसरा बजट है, ठीक। और अमृतकाल का ये पहला बजट है। तीनों फैक्ट इम्पोर्टेंट है, बजट की कुल राशि, ठीक है ना, और 21वीं सदी का दशक का पहला बजट है और अमृतकाल का ये 21वीं सदी के दशक का तीसरा बजट है और अमृतकाल का ये पहला बजट है, ठीक। इसमें एक चीज़ के बारे में बात की गई है, दैट इज सप्तऋषि। इसका मतलब 7 प्राथमिकताओं पर अधिक फोकस किया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ देखते हैं 7 प्राथमिकताएं कौन कौन सी हैं। वैसे कई बार जो बेसिक 7 प्राथमिकताएं उनके बारे में डिस्कस किया जा सकता है, ठीक है ना। 7 प्राथमिकताओं से पहले हमें एक चीज़ और डिस्कस कर लेनी है, वो है ये कि साथ ही इन 9 वर्षों में जो भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ा है, ठीक है ना। और बात अगर की जाए 10वें वर्ष की, तो 10वें वर्ष जो है ये अब भारत जो है 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। तो इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि भारत जो है विश्व में कौन से नंबर की अर्थव्यवस्था है, ये 5th नंबर की अर्थव्यवस्था है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर भारत @100 तक की यात्रा में जो अमृतकाल के दौरान निम्नलिखित 4 मौके रूपांतरित हो सकते हैं, ठीक है ना। इसमें कौन कौन से मौके हैं, महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण, फिर है दूसरा PM विश्वकर्मा कौशल सम्मान, तीसरा है पर्यटन और चौथा जो है हरित विकास है, ठीक। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है और यहाँ पे आपको इन सारों 7th को भी देख लेना है, ठीक है ना। जैसे प्रथम की बात की जाए, अमृतकाल की 7 प्राथमिकताएं, ठीक है। प्रथम की बात की जाए तो जिसमें समावेशी विकास के बारे में कहा गया है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट के बारे में कहा गया है। दूसरे के बारे में बात की जाए तो ये है अंतिम छोर तक पहुँचना, ठीक है ना। जो विकास है अंतिम छोर तक पहुँचना है, ऐसा नहीं है कि बीच में ही अटक जाए, ठीक। इसका मतलब है कि जितने भी इंडिया के जो पिछड़े क्षेत्र हैं, पिछड़ी एरिया हैं, जैसे बॉर्डर से सटे हुए गांव हैं, ठीक है ना, वहाँ तक भी विकास की जो बुनियादी सेवाएं होती हैं उन सभी को पहुँचाया जाए, ठीक है ना। इसमें कहा गया है कि अंतिम छोर तक पहुँचना। एंड थर्ड है अवसंरचना और निवेश। चौथा है सक्षमता को सामने लाना। और यहाँ पर नेक्स्ट बात की गई है 5वें की, तो 5वें में बताया गया है हरित विकास, और 6वें में युवा शक्ति, और 7वें में जो है वित्तीय क्षेत्र, ठीक है। इसके डिटेल में अगर हम बात करें तो डिटेल में जहाँ तक मेरा अनुमान है क्वेश्चन को जो है नहीं पूछेगा, क्योंकि बड़े एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है ना। तो आप इन 7 को याद करके रखना है, ठीक है ना। बाकी डिटेल में हम इसमें बात नहीं करेंगे। हाँ, अगर आपको पढ़ना है डिटेल में तो प्लीज़ PDF ले लें, या आपके पास बुक है तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। PDF की बात करें तो जो PDF है आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है टेलीग्राम का, वहाँ से आपको मिल जाएगी, ठीक। यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि जो सकल राजस्व वित्तीय वर्ष 2022-23 में जो गवर्नमेंट की इनकम होती है वो किस किस सोर्स से होती है। एक प्रत्यक्ष सोर्स और एक होता है अप्रत्यक्ष सोर्स, ठीक है। सभी को पता है डायरेक्ट जो टैक्स होता है इसमें करीब 52% भारत सरकार को मिला है,
और अप्रत्यक्ष कर की बात की जाए तो वहाँ से 48% भारत सरकार को मिला है, ठीक है ना। ऐसे मान लो 100 रुपये हैं, ठीक, 100 रुपये में 52 रुपये जो हैं आप भारत सरकार को प्रत्यक्ष कर के रूप में मिले, और जिसमें से 48 रुपये जो अप्रत्यक्ष कर के रूप में मिले, और टोटल जो है 100 रुपीज़ मिले, ठीक। इसके बाद अगर हम बात करें अप्रत्यक्ष कर में, डायरेक्ट टैक्स में बात करें तो इसमें जो है इनकम टैक्स की बात करें तो 26%, और निगम कर की बात करें तो ये आपका 26% टैक्स मिला है। इसके बाद अप्रत्यक्ष बात कर की बात करें तो ये सेवा शुल्क में 8%, उत्पाद शुल्क में 12% और जीएसटी में 28% ये कर मिला है, ठीक है ना। तो इतना इम्पोर्टेंट है। अब हम बात करने वाले हैं उत्पादन मिलियन टन में, ठीक है ना। जो प्रमुख खाद्य फसलें हैं उनका उत्पादन कितना हो रहा है और किस स्टेट में कौन टॉप है, ठीक है ना। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कम से कम एक आपका क्वेश्चन 100% बन जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि एग्रीकल्चर में जो नया डेटा है इकोनॉमिक्स वाला वो 100% कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे देख लेते हैं चावल में टॉप किया है पश्चिम बंगाल ने, ठीक है ना। उसके बाद सेकेंड स्थान पर उत्तर प्रदेश, थर्ड स्थान पर आपका पंजाब। डेटा अगर आप याद ना करें तो भी चलेगा, बट आपको इतना याद करके रखना है कि चावल में जो है टॉप किया है पश्चिम बंगाल ने। गेहूं की अगर हम बात करें, गेहूं में टॉप किया है उत्तर प्रदेश ने, ठीक। और फिर मध्य प्रदेश सेकंड स्थान पे, पंजाब जो है तीसरे स्थान पे है। मक्का की अगर हम बात करें तो मक्का की अगर हम बात करें तो कर्नाटक ने जो है टॉप किया है, ठीक। मध्य प्रदेश ने सेकंड स्थान और महाराष्ट्र ने जो है थर्ड स्थान। कुल मोटे अनाज में बात की जाए कर्नाटक ने टॉप किया, ठीक है। कुल मोटे अनाज में और मक्का दोनों में कर्नाटक ने टॉप किया। इसको कैसे याद करना है, देखो मोटे अनाज में आपका आता है बाजरा है, मक्का है, ठीक है ना। इसके साथ अगर हम बात इसको याद कैसे करें वो देख लेते हैं। इसको याद करना है, अगर हम मक्का की बात करें तो मक्के का जो दाना होता है काफ़ी मोटा होता है, ठीक है ना। तो मक्के को आप याद कर लो कि कर्नाटक है, और मोटे दाने से याद कर लो कि मोटे अनाज, ठीक है ना। मोटे अनाज भी कर्नाटक, तो दोनों में जो है कर्नाटक ने टॉप किया, ठीक। गेहूँ में उत्तर प्रदेश ने टॉप किया। जनरली आपको पता ही होगा कि गेहूँ उत्तर प्रदेश में लगभग हर जगह, हर गांव और शहर में होता है, ठीक है। इसके बाद चावल की बात करिए, पश्चिम बंगाल, इसको कैसे याद करना है, टॉप किया है। देखो चावल शब्द में आपको वाह दिख रहा होगा, वाह दिख रहा है, और वाह से ही पश्चिम बंगाल याद कर लो। देखो ये छोटी छोटी ट्रिक होती हैं, अगर आप इन्हें ध्यान में रखेंगे तो क्वेश्चन को आप गलत नहीं करके आएंगे, ठीक है ना। तो एक बार दोबारा बात कर लेते हैं। चावल में टॉप किया पश्चिम बंगाल ने, और गेहूं में टॉप किया उत्तर प्रदेश ने, मक्के में और मोटे अनाज में टॉप किया कर्नाटक ने, ठीक है ना। सेकंड स्थान की अगर हम बात करें तो चावल में उत्तर प्रदेश है सेकंड स्थान में, गेहूं में जो है सेकंड स्थान पे मध्य प्रदेश है, मक्के में सेकंड स्थान है मध्य प्रदेश, ठीक है ना। बाकी आप डेटा को ध्यान से देख सकते हैं, इतना अगर आप देख लें ना काफ़ी है। इसके बाद हम आगे बात कर लेते हैं अरहर की बात। अरहर या तूर की दाल कहीं भी बोलते हैं, ये महाराष्ट्र ने टॉप किया कुल दालों में, मध्य प्रदेश ने टॉप किया। देखो कुल मोटे अनाज में किसने टॉप किया है, मक्के ने, ठीक है ना। इसको एक और ट्रिक से याद कर से, मोटे में माँ और मक्के में माँ, मोटे माँ मक्के में टॉप माँ, ठीक है ना। और इसमें किसने टॉप किया, कर्नाटक ने, ठीक है ना। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे कुल दालें में बात करें तो मध्य प्रदेश ने टॉप किया, चना में बात करें महाराष्ट्र ने टॉप किया, और कुल खाद्यान्न में बात करें उत्तर प्रदेश ने टॉप किया है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि कुल खाद्यान्न में आपका उत्तर प्रदेश ने टॉप किया, कुल दालों में मध्य प्रदेश ने टॉप किया, और कुल जो है मोटे अनाज इसमें किसने टॉप किया, कर्नाटक ने टॉप किया, ठीक है ना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप प्लीज़ इनको याद करके रख लेना। मूंगफली की बात करें गुजरात ने टॉप किया, और यहाँ पे जो है रेप सीड और सरसों, ठीक है ना, तो इसमें टॉप किया राजस्थान ने। और सोयाबीन में आपको पता है महाराष्ट्र ने टॉप किया है, ठीक है। कुल तिलहन में बात की जाए तो राजस्थान ने टॉप किया है, ठीक है। तिलहन को ऐसे याद कर लो कि राजस्थान में सरसों ज़्यादा होती है, ठीक है ना, सरसों ज़्यादा होती है और सरसों से तेल निकलता है, और तेल राजस्थान, कुल तिलहन जो है राजस्थान ने टॉप किया। गन्ने की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में टॉप किया है। अब इसको कैसे आपको याद करना है कि अगर हम उत्तर प्रदेश के इस पश्चिमी साइड जाएँ, पश्चिमी साइड ऊपर की साइड जाएँ, जहाँ सहारनपुर पड़ता है, मेरठ पड़ता है, गाजियाबाद पड़ता है, इस एरिया में जाएँ तो गन्ने की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, गन्ना बहुत ज़्यादा उगाया जाता है। तो इस प्रकार से आप याद करके रख सकते हैं, ठीक। अब हम बात करने वाले हैं आयात की दृष्टि 5 शीर्ष देश, ठीक है ना। भारत में किन 5 शीर्ष देशों का सबसे अधिक आयात होता है। सबसे ज़्यादा जो है भारत चाइना से आयात करता है, मतलब चाइना से वस्तुओं को अपने यहाँ पे मंगाता है, ठीक है ना। ये करीब 15.4% है। फिर संयुक्त अरब अमीरात से 7.3%, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका से 7.3%,
1%। तो इसको याद करना है। चाइना, ठीक है ना, फिर संयुक्त अरब अमीरात यूएई, फिर यूएसए, ठीक है ना, यूएसए, फिर यूएसए थर्ड स्थान पे है। बाकी आप देख सकते हैं सऊदी अरब 5वें स्थान पे, सॉरी चौथे स्थान पे, और इराक जो है 5वें स्थान पे है। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं निर्यात के बारे में, ठीक है ना। भारत जो है सबसे अधिक किन देशों में निर्यात करता है? तो सबसे अधिक जो निर्यात है ये यूएसए में करता है, और सबसे अधिक सेकंड स्थान की बात करें तो यूएई है, संयुक्त अरब अमीरात है 6.7%, और चीन की जो थर्ड स्थान पे है। ये चीन बहुत ज़्यादा चालू है, ऐसे याद कर लो, चीन इतना ज़्यादा चालू है कि वो तुम्हारे यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा अपना माल भेज देगा, लेकिन अपने यहाँ पे बहुत कम माल मंगाएगा, इसलिए तीसरे स्थान पे है। और निर्यात में जो है भारत जो है, एक मिनट दोबारा बताता हूँ, भारत जो है आयात में सबसे अधिक चाइना से करता है, और तीसरे स्थान पर निर्यात करता है चाइना से, ठीक है ना। इसमें हम बात करेंगे खाद्य पदार्थ और संबंधित उत्पाद के बारे में, ठीक है ना। ईंधन में बात करें जैसे कोयला है, पेट्रोल है, तेल है, स्नेहक है, इन सब में जो है यहाँ पे देख सकते हैं 2021-22 और 20-21 का डेटा दे रखा है, और अंत में है 2022-23 का डेटा। तो मेरे अनुमान से ये लास्ट के 2 डेटा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये जो है आपका 22-23 का है, 1 मिनट 23-24 का है, 22-23 का, सॉरी 22-23 का है। तो ईंधन के मामले में ये 38.3, और यहाँ पर 21-22 की बात करें 31.6 ये डेटा है, ठीक है ना। ये आपको खुद ही याद करके रखना है, एंड बाकी ये हमने देख लिया। आपको ये याद करके रखना है, और ये है आपका कच्चा तेल एवं पेट्रोलियम उत्पाद कोयला सहित जो है, ये लेटेस्ट डेटा है 22.7%, ठीक है ना, 22.7% ये डेटा है। इसके बाद इससे पहले की बात की जाए तो 16.4 है, ठीक है ना। ये डेटा निर्यात हुआ है कच्चा तेल एवं पेट्रोलियम उत्पाद का। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश बजट अनुमान, ठीक है ना। तो उत्तर प्रदेश बजट की बात करें तो ये है करीबन, वित्त मंत्री उत्तर प्रदेश के सरकार के वित्त मंत्री हैं सुरेश कुमार खन्ना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। यूपी प्रोस्पेक्ट के यूपी के मामले में अगर हम बात करें कि यूपी के एग्जाम को देखते हुए बात करें तो यहाँ पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश का जो वित्त मंत्री कौन है, तो ये सुरेश खन्ना है, ठीक है ना। और इस बार यहाँ पे बात की, इन्होंने ही वित्त बजट पेश किया था। 6.9 लाख करोड़ रुपए से अधिक जो है यह बजट अनुमान $1 ट्रिलियन तक की अर्थव्यवस्था को लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में एक सदा हुआ कदम है, ठीक है ना। और केंद्र सरकार की बात करें तो ये 45 लाख करोड़ रुपए था, ठीक। और यूपी सरकार की बात करें तो 6.9 करीबन 7 लाख करोड़ है, ठीक। ये आपको डेटा याद करके रखना है। बाकी अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे बात करने वाले हैं जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रैंप योजना के बारे में। रैंप में मेरे अनुमान से जनरली एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो है कि रैंप की फुल फॉर्म क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम रैंप की फुल फॉर्म देख लेते हैं कि रेजिंग एंड एक्सीलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस, ठीक है। रेजिंग एंड एक्सीलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस, ठीक है ना, ये इसकी फुल फॉर्म है। बाकी यहाँ देख लेते हैं कि 30 मार्च 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा एमएसएमई के प्रदर्शन को बेहतर बनाने और गति प्रदान करने के लिए जो रैंप पर या एमएसएमई रेजिंग एंड एक्सीलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस रैंप पर जो 808 मिलियन अमेरिकी डॉलर तथा 6062.45 करोड़ रुपए के विश्व बैंक से सहायता प्राप्त कार्यक्रम को मंजूरी प्रदान की गई है, ठीक है ना। और इसकी जो अवधि है ये करीब 5 वर्ष है, ठीक है। यह वित्त वर्ष 2022-23 से प्रारंभ इस योजना को जो अवधि 5 वर्ष तक, और ये करीब 25-26 तक जाएगा, ठीक। विश्व बैंक से प्राप्त केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। अब हम बात करने वाले इसके बारे में, ठीक है ना। ये जनरली एग्जाम में पूछ लिया जाता है, लेकिन ये जो लेटेस्ट जो डेटा है उसी के बारे में पूछता है, ये जनरली चेंज होता रहता है। CRR की बात करें तो 4.50% है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें SLR की तो ये करीब 18% है, बस इतना याद कर लो। CRR 4.5%
और SLR 18% है, ठीक। इसके बाद रेपो रेट की बात करें तो ये 6.50% और FRRR आप ये इसकी जो बात करें तो ये 3.35% है, ठीक है ना, इतना काफ़ी है। बैंक रेट की बात करें तो 6.75%। सिटी फाइनेंस रैंकिंग 2022 के बारे में यहाँ थोड़ा देख लेते हैं, वैसे मुझे ना लग रहा कि ये इम्पोर्टेंट है, छोड़ देते हैं, ठीक है ना। बाकी यहाँ पे देख लेते हैं, ये इम्पोर्टेंट है, आपकी निगाह में दिख रहा होगा। एक मिनट, यहाँ पे हम बात करते हैं भारत का पहला म्यूनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपको प्लीज़ याद रखना, ये याद करके रखना है। 24 फरवरी 2023 को जो NSE इंडीज लिमिटेड के द्वारा देश के पहले म्यूनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स निफ्टी इंडिया म्यूनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स को जो है लॉन्च किया गया, ठीक। इसमें क्या कहा गया वो देख लेते हैं। वर्तमान में सूचकांक के में जो है 10 जारीकर्ताओं के द्वारा जारी किए गए 28 नगर पालिका बॉन्ड शामिल हैं, जिनकी जो है AA श्रेणी में क्रेडिट रेटिंग है, ठीक है ना। बात यहाँ पे देख लेते हैं। बाकी विदितों की सूचकांक घटकों को उनकी बकाया राशि आउटस्टैंडिंग अमाउंट के आधार पर भार दिया जाता है। तो बस इतना याद कर लो कि ये देश का पहला है, ठीक है ना, म्यूनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स। बाकी यहाँ पे देखते हैं पेटीएम पेमेंट बैंक, ये देख लेते हैं। पेटीएम पेमेंट बैंक जो UPI लॉन्च करने वाला पहला बैंक बन गया है। इसमें केवल इतना देख लो, UPI लाइट लॉन्च किया है पेटीएम पेमेंट बैंक ने, ठीक है ना, इससे ज़्यादा देखने की आपको ज़रूरत नहीं। UPI लाइट लॉन्च किया है। देखो UPI तो नाम सुना होगा, बट UPI लाइट की बात की जाए, ठीक है ना, ये पेटीएम ने लॉन्च किया है, इतना याद कर लो बस, दैट इज़ इनफ। बाकी अगर हम बात करें तो UPI लाइट भुगतान करने के लिए पिन दर्ज किए बिना आप 200 रुपये तक के त्वरित और निर्बाध लेन देन के सक्षम बनाता है। तो जो है कम से कम आप 200 रुपये बिना पिन के डाले आप निकाल सकते हो, ठीक है ना। और ये जो है पेटीएम के द्वारा लॉन्च किया है UPI लाइट, ठीक। बाकी यहाँ देख लेते हैं कि UPI लाइट भारतीय राष्ट्रीय निगम भुगतान निगम नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI के द्वारा समर्थित भुगतान सुविधा है, ठीक है ना। और यहाँ कई बार जो है NPCI की भी फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है ना, इसकी ये पूरी फुल फॉर्म है। यह उपयोगकर्ताओं को बिना पिन का उपयोग किए छोटे मूल्य वाले UPI लेन देन में करने में सक्षम बनाएगा, ठीक है ना। बाकी नेक्स्ट में अगर हम बात करें तो ये देख लेते हैं उत्कर्ष 2.0। उत्कर्ष 2.0 जो है ये 30 दिसंबर 2022 को RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास, आपको पता है ये 25 नंबर के गवर्नर शक्तिकांत दास द्वारा वर्तमान में के द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक की 2023 से 25 की अवधि हेतु माध्यम अवधि कार्यनीति रूपरेखा उत्कर्ष 2.0 का लोकार्पण किया है। इसमें याद कर लो उत्कर्ष 2.0 जो RBI के गवर्नर के द्वारा लॉन्च किया गया, ठीक है ना। आगे अगर हम बात करें तो इसमें बात की गई इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2023 के बारे में। तो दिसंबर 2022 में जो है रोड मैप टू इंडिया जो स्किल्स एंड टैलेंट इकोनॉमी 2030 थीम से जो है इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2023 रिपोर्ट जारी की गई है। एंड यहाँ नेक्स्ट में देख लेते हैं, इसमें कहा गया इस रिपोर्ट के अनुसार जो है नियोजनीय प्रतिभा के संदर्भ में BCom शीर्ष पर स्थित है, जबकि MBA दूसरे स्थान पर, B फार्मा तीसरे स्थान पर है, ठीक है ना। यहाँ बात की गई है नियोजनीय प्रतिभा के बारे में, एम्प्लॉयबल टैलेंट के बारे में, ठीक है। BCom MBA फिर आपका B फार्मा है, ठीक। इसमें सर्वाधिक नियोजन गतिविधि की संभावना वाले 3 राज्य से महाराष्ट्र, कर्नाटक और दिल्ली NCR है। दिल्ली NCR को यहाँ पर अंत में रखा गया है, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं मातृ मृत्यु अनुपात में गिरावट के बारे में। तो इसमें 30 नवंबर 2022 को केंद्र स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा भारत सरकार द्वारा जो जारी आंकड़ों के अनुसार देश में मातृ मृत्यु अनुपात में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है, ठीक है ना। मातृ मृत्यु में जो है गिरावट दर्ज की गई है। और यहाँ पे कहा गया है कि यह जो है वर्ष 2014 से 16 में 130 प्रति लाख जीवित जन्म की तुलना में घटकर जो अब ये करीबन 2018 से 20 में ये 97 हो गई है, ठीक है ना। तो प्रति 1 लाख जीवित जन्म, यहाँ के मतलब है जब 1 लाख माएँ 1 लाख बच्चों को जन्म देती हैं, जिनमें से जो है करीबन 130 महिलाएं जो है 130 माएँ मृत्यु को प्राप्त हो जाती हैं। वहीं ये डेटा जो घट के रह गया है 97, ठीक है ना। तो करीबन 33 महिलाओं का मृत्यु में गिरावट दर्ज की गई है। और यह पूर्व
के 6 राज्यों की तुलना में जो है बढ़कर 8 राज्य, ठीक है ना, पहले 6 राज्य अब 8 राज्य हो गए, जिसमें केरल है, महाराष्ट्र है, तेलंगाना है और आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, झारखंड है, गुजरात तथा कर्नाटक है। और इसमें जो है सभी के राज्यों का अपना अपना डेटा दे रखा है, ठीक है ना, ये सारा डेटा देख सकते हैं। इसमें जो है यूपी शामिल नहीं है, तो मुझे ना लगता कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा यूपी के पॉइंट ऑफ व्यू से। मात्र मृत्यु अनुपात तथा मात्र मृत्यु दर के आंकड़े 18-20 के अनुसार भारत की अगर हम बात करें तो ये 97 और ये जो है करीबन मृत्यु दर ये 6.0 है, ठीक है ना। वहीं अगर हम बात करें स्टेट की तो इसमें केवल हमें एक ही स्टेट देखना है, वो है अपना प्यारा भारत, अपना प्यारा उत्तर प्रदेश, ये 167 और ये 14.3%। अब इसमें थोड़ा सा और देखेंगे कि बैंक दर के आधार पर स्वर्ण की कीमत, इसमें नवंबर 2022 में बैंक दर के आधार पर एक समान स्वर्ण की कीमत लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया, जिसका नाम है केरल, ठीक है ना। तो बाकी यहाँ देख लेते हैं कि केरल में जो है 916 शुद्धता वाले 22 कैरेट स्वर्ण पर एक समान कीमत पेश करने का निर्णय लिया गया है। और यहाँ पे ही हम नेक्स्ट में थोड़ा सा और देख लेते हैं, बस इतना ही काफ़ी है। बाकी तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें प्लीज़। और वीडियो अगर आपने यहाँ तक पूरी कंप्लीट देखी है तो प्लीज़ वीडियो में एक फीडबैक अवश्य दें, ठीक है ना। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। और इसका एक पार्ट और आएगा, ये पहला पार्ट होगा, सेकंड पार्ट होगा और इन 2 पार्ट में जो आर्थिक परिदृश्य को हम कंप्लीट कर लेंगे।